अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है वो ख़त्म हो गया है और रूल्स जो हैं उसके लिए 15 दिन बाद के लिए मुकर्रर किया गया है इजलास के 15 दिन बाद फिर रूल्स फ़ाइनल होंगे। उसके लिए कहते हैं कि बाज़ जगह पर थोड़ा बहुत डेसेंट आता रहा, लाइक लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बाज़ जगह पर इख्तलाफ करते रहे, लेकिन फिर जो रूल्स हैं जो शुरू में जो जस्टिस मुनीब अख्तर वाली एपिसोड हुई वो हम आपको पहले उसमें बता चुके हैं और वो कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर के अब जो दो अरकान से हमारी बात हुई है इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के, उन्होंने बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने वाकआउट उस वक्त किया जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने उनको बार बार रोकना शुरू किया कि मैं चेयर हूँ इजलास का और मैं इजलास चलाऊँगा, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर इसरार कर रहे थे कि कहाँ हैं लॉ मिनिस्टर और वो बताएँ कि वो आइनी तरमीम का क्या बना और वो मुसवदा कहाँ पर है। और इसी तलखी में जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने बार बार कहना शुरू किया कि मैं चेयर कर रहा हूँ इजलास, मैं चेयर करूँगा, मुझे चलाने दें, इजलास कैसे चलना है, तो जस्टिस मुनीब अख्तर उस पर वाकआउट कर गए। इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए हसनात मलिक साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं और इनका आप वीलॉग भी देखते हैं, बहुत लोडेड होता है खबरों से। उसके अलावा हमारे साथ अदील सरफराज हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्ट हैं, इनका भी अपना वीलॉग होता है और बड़ा लोडेड होता है। तो हम इस सब पर आपको अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले हसनात भाई खबर, फिर उसके बाद तजिया, क्या था इजलास और क्या आपको पता चला, क्या हुआ अंदर? देखें जी, एक तो जो मेन खबर तो वही थी कि जैसे मुनीब अख्तर की तरफ से ये बात कि भाई जब ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये 4 दिसंबर को कमेटी बनी थी, सब कमेटी थी जिसने रूल्स प्रपोज करने थे। 4 दिसंबर के बाद ये तकरीबन जनवरी में 3 मीटिंग के बाद 15 के 16 मेंबरान थे, उन्होंने डिलिब्रेशन करके जनवरी में ये ड्राफ्ट भेज दिया था। फिर काजी फैसल साहब फरवरी मार्च अप्रैल में मीटिंग नहीं बुलाते, बार वाले रिक्वेस्ट करते रहे कि काइंडली मीटिंग बुलाएं, नहीं बुला रहे थे। मई में बुलाया और उस वक्त लॉ मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा जी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं। 2 मिनट की मीटिंग थी तो कि जी जब लॉ मिनिस्टर ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं और जजेस के प्रोसीजर फिर चेंज कर रहे हैं, तो फिर ये जो आपकी सारी एक्सरसाइज है ये फुटाइल हो जाएगी, इसको मद्देनज़र रखें। तो उसके बाद जैसे याहिया अफरीदी ने कहा कि अगर आइनी जो क्राइटेरिया सारा प्रोसीजर ही चेंज हो जाएगा आइन में तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। तो सब ने कहा जी ठीक है, मीटिंग एडजर्न करते हैं। और उस पर हालांकि बाहर के मेम्बरान नाराज़ थे कि जी ये मिली भगत से सारा कुछ हो गया, लेकिन हुकूमत को और भी जो लोग जो चाह रहे थे कि आइनी पैकेज आए, तो बेनिफिशरी ऑफ जो जुडिशल पैकेज थे जो चाह रहे थे कि हमें बेनिफिट मिले, वो उनको 12 जुलाई को बहुत बड़ी जो है वो एक उनकी सुबकी हुई कि जब फैसला ये हुआ कि जी मखसूस नशस्तें पीटीआई को मिलेंगी, तो वो 2/3 ख़त्म हो गया। उसके बाद अब काजी साहब ने रिटायर भी होना है, तो 10 महीने से रोज़ एक अपनी जो है वो ये भी जाना है कि अपने टेनोर में जी मैंने वो काम किया बार में के हक़ में जो 15 साल से कोई नहीं कर रहा था, तो और अगले चीफ जस्टिस को पाबंद भी करना है। तो अब मसला ये था कि जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने मीटिंग शुरू हुई, बताया जा रहा है, तो उन्होंने यही सवाल रखा कि अटार्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर ने मई में हमसे हमारे सामने बात की कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, तो अब क्या स्टेटस है, उस वजह से एडजर्न हुई थी मीटिंग, तो उसका जवाब नहीं दिया जा रहा था। और जो आपके बकौल के काजी साहब चाह रहे थे, काजी साहब और हुकूमत बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस पेज पे, इस मामले में भी एक पेज पे हैं कि जजेस को ना पता चले कि क्या हो रहा है, जुडिशल पैकेज आ रहा है, क्योंकि कहने ने दिखाई सजी मारी खबी जा रही है। आइनी पैकेज करके कि ज़्यादा जो कोशिश है वो रिज़र्व सीट में रिव्यू पे है। वहाँ यहाँ आपने इधर बहुत से मौलाना ने एक बड़ी लुक्रेटिव अपनी उसको ऑफ़र भी दी गई, लेकिन वो उनकी आपको पता है वो और डिमांड है। तो यहाँ 3-4 जज हैं, अगर इधर आ जाएँ जैसे जमाल मंदोखेल के नोट पे तो काम ही आसान हो जाएगा। तो ये जुडिशल पैकेज मेरा ख्याल है कि लोगों को उस तरफ दिखा के काम इधर हो रहा है, यानी कि ताकि हम कन्विंस करें आर्गूमेंट से जजेस को, कराची या और आगे पीछे जजेस जो 8 में से कोई 2-3 इधर हो जाएं, फिर 2 जजेस वो जो जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, वो भी जस्टिस जमाल, जस्टिस काजी फैसल, तो मेजॉरिटी किसी तरह भी ले जाए, तो उस पर सारा फोकस है। तो अब बेहतर तो ये होता है कि लॉ मिनिस्टर मौजूद होते मीटिंग में, वो नहीं थे। अब
किसी ने नहीं बताया कि आइनी पैकेज, वो आइनी तरमीम क्या है, कब आ रही है। उस पर अटार्नी जनरल ने, आप भी थे तो उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा कि आपका ये इख्तियार नहीं है, अगर ये होगी आइनी तरमीम भी तो हुकूमत की तरफ से, तो पहले ये कैबिनेट से अप्रूव होगी, फिर ये आएगी, फिर मे बी कमेटी में जाए, ये इतना यानी ये जल्दी में ये चीज़ नहीं है। तो बज़ाहिर ये अटार्नी जनरल की बातों से लगा कि आइनी पैकेज नहीं आ रहा। और मेरी इतला के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के लोग मिल भी जाएँ, ना नेशनल असम्बली में बंदे पूरे हो रहे हैं, ना सेनेट में पूरे। 2-3 नंबर नेशनल असम्बली में कम है। इवन आज का MNA जो रहीम यार खान से जीते हैं वो भी मिला के, और सेनेट में भी नंबर कम है। लेकिन मसला ये है कि लोगों को इस तरफ रख के उधर, यानी असल मसला ये है कि आपको पता है कल पिछली दफ़ा भी 4 रुकनी बेंच बना, इरफान सादात साहब भी बेंच नंबर 1 में बिठाए गए। तो ये सारी चीज़ें अब देखी जा रही हैं और सब ऑब्ज़र्व किया जा रहा है उन चीज़ों को। और आज भी जो प्रोसीडिंग थी वो भी सब ने ऑब्ज़र्व की। तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे मुनीब अख्तर जो है वो उन्होंने यही समझा कि बेहतर है फिर वाकआउट करेंगे। अब जब ये बात इस तरह मिली भगत से ये चीज़ें हो रही हैं तो मुनासिब नहीं है कि इसमें इस तरह बैठा जाए। अब मंसूर अली शाह क्योंकि वो ख़ुद आथर हैं उस प्रपोज रूल के, तो उन्होंने कोई वाकआउट नहीं किया। असूलन तो ये होना चाहिए था कि सारे पूछते मेम्बरान जितने भी थे। अब बार को हिस्सा बहुत बड़ा मिल रहा है इस प्रपोज ड्राफ्ट, तो बार तो चाहती है कम वर्ड में आइनी तरमीम हो भी ना हो। हमारे ये जो रूल्स में जो हमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल रहा है कि प्रोविंशियल कमेटी एक होगी जो नाम इनिशिएट करेगी, उसमें सीनियर पुनी जज, चीफ जस्टिस और बार का मेंबर। अगर वो बार का मेंबर और सीनियर पुनी मेजॉरिटी से फैसला होगा, वो मेजॉरिटी ये फैसला करती है कि जी इसको जज बनाए। चीफ जस्टिस बेशक वो जो भी करता रहे, तो चीफ जस्टिस की कोई वो हैसियत नहीं होगी, वक़्त नहीं होगी। और सुना है कि यहाँ काई साहब ने ये बात की है कि चीफ जस्टिस कहीं रिडंडेंट ना हो जाए, तो वो खैर कहा गया कि नहीं। और जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने इतराज़ किया कमेटी पे। लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वो एक पेज पे ही नज़र आए, उन्होंने कहा जी नहीं ठीक है। वैसे उनसे इख्तलाफ की तवक्को थी भी नहीं, लेकिन ये रूल्स तो जैसे मंसूर अली शाह ने बनाए ना, काई साहब यही कहेंगे कि मेरा तो नहीं है, ये तो सारे रूल्स उन्होंने जो है ये 15 मेम्बरान थे जिन्होंने बनाए। अब मसला ये है कि बार को हिस्सा तो मिल गया है, लेकिन बार ये ना हो ना कि कोई बार का सरकर्दा मेंबर उसका जी कोई जूनियर उसको जज अपॉइंट करना है। बार में कम से कम मेरिट होना चाहिए ना। यहाँ ये होता है कि चाहे वो कोई अपॉइंटमेंट होती हैं किसी ट्रिब्यूनल की, चाहे कोई और, तो बार में जो सरकर्दा लोग हैं वो माजी में एक ग्रुप की जो है वो अपने बंदे फंसा, यानी वो उसने अपॉइंट किए, अब इस दूसरे ग्रुप ने किए। तो ये जो अकरब परवी है बार में ये ख़त्म हो तो तभी मसला हल होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज जो बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट तकरीबन वो अप्रूव हो गया है, उसमें कुछ हल्की फुल्की अमेंडमेंट बताई गई हैं, वो अमेंडमेंट होंगी और उसके बाद 28 को नया ड्राफ्ट आएगा और वो अप्रूव हो जाएगा। और काई साहब जब अगर वो रिटायर होते हैं 25 को, तो वो अपनी तकरीर में कहेंगे देखें जी 14 साल से ये रूल्स अमेंड नहीं हो रहे थे और मैंने अपने टेनोर में फुल कोर्ट भी बनाई और ये एक एडिशन हो जाएगा। और ये बात कोई नहीं करेगा कि जनवरी में ये ड्राफ्ट आया, उनकी सीवी पर एक और चीज़, जनवरी में ये ड्राफ्ट आया तो मई में आप मीटिंग, फरवरी मार्च अप्रैल में मीटिंग, और मई में भी। और उस वक्त आपको याद होगा कि उसकी जो है वो पिक्चर भी रिलीज़ की गई थी और कहा गया था कि जी सारे जजेस बड़े खुश हैं। तो अब वो ये फिर उसके बाद अब जब रिटायरमेंट के करीब जो है वो बाजार ये लग रहा है कि पैकेज मिले ना मिले, कम से कम ये तो एक सीवी में इजाफा कर दिया जाए। सीवी में इजाफा। मैं आपके पास वापस भी आता हूँ। मती भाई भी वैसे हमारे पास खड़े हुए हैं, अगर मती भाई आप भी अगर टाइम थोड़ा देना चाहें आ रहे तो मतीउल्लाह जान साहब, आपकी नज़र में आज के इस इजलास में खबर क्या और इसकी जो जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंस क्या थी इस मौके पर ये इजलास बुला के इन तरामीम को जो रूल्स में की जा रही हैं उनको डिस्कस करना? देखें, पहले भी जो हाई कोर्टों में जजेस अपॉइंट होते थे और हत्ता के सुप्रीम कोर्टों में, तो ये जज और वकील आपस में मिल बैठ के ही करते थे। अब इन्होंने आपस में कोई नए रूल बना लिए हैं। हम सुनते थे कि जी फलां के चैम्बर का ये जज है, फलां के चैम्बर का। तो मुझे नहीं पता इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा इन रूल्स के बनने से, क्योंकि जो जज बनने हैं वो पहले भी जजों के रिश्तेदार और वकीलों के रिश्तेदार लगते थे। आम आदमी या जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनका तो कोई इंट्रोड्यूस कराने वाला भी नहीं होता। तो ये अभी भी जो हाई कोर्ट के लेवल पे कमेटी बनी है, अब आप ये देखें कि अगर बार कौंसिल का बंदा है, दूसरी तरफ कमेटी में एक चीफ जस्टिस है और एक सीनियर पुनी जज है, तो वो बार कौंसिल का कहेगा, पहले चीफ जस्टिस से पूछेगा जी
आप मेरे कितने बंदे रिकमेंड करेंगे, वो कहेगा जी मैं आपके 2 करूँगा। अब अगर वो सीनियर प्यूनी जज से पूछेगा आप मेरे कितने बंदे रिकमेंड करेंगे, वो कहेगा मैं आपके 3 करूँगा, तो वो सीनियर प्यूनी जज के साथ चला जाएगा। तो इस तरह अगर कमेटी में चीज़ें तय होनी है, मेरा तो ये ख्याल था मतलब जिसको जितना स्ट्रेंथन किया जाएगा उसकी बार्गेनिंग पोजीशन उसके हिसाब से बनेगी। हिसाब से बनेगी। अब यही काम जो है वो चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज भी मिलकर कर सकते हैं कि भाई सीनियर प्यूनी जज चीफ को कहेगा जी आप भी 3 ले लें, 2 मुझे दे दें। अब ये बहस इस पे नहीं होगी इस कमेटी में कि किस जज का क्या मयार है, किसका क्या एक्सपीरियंस है, किसकी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स है। अब बहस इस पे होगी कि मेरे कितने बंदे लगाएंगे आप आपके कितने बंदे होंगे, फिर दूसरे से पूछेगा, जो ज़्यादा बंदे जिसके लगाएगा वो उसके साथ मिल जाएगा। तो कवायद के अंदर मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे कवायद होने चाहिए थे कि जिसमें जिन वकला को जज लगाया जाना है उन वकला का तालीमी मयार, उनका प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस, उनकी स्किल्स, उनके कितने रिपोर्टेड केसेस हैं, उनके हवाले से कोई स्टैंडर्ड को सेट किया जाना चाहिए था ना। और अब पता नहीं रूल्स में है ये सारी चीज़ें। अच्छा, वो स्टैंडर्ड जो हैं अगर वो सेट किए जा रहे हैं तो फिर असल चीज़ हमारे लिए वही बहस करने वाली होगी कि उन स्टैंडर्ड्स को आप अप्लाई कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि उनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, उनकी एवेल्यूएशन कैसे होगी, और फिर उनका कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे होगा कि कौन सा वकील ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। तो ये कॉम्पिटेंस को जज करने का ज़्यादा फोकस होना चाहिए इन रूल्स में, ना कि ये कि किस कमेटी में किस के ज़्यादा नुमाइंदे होंगे और कितने नुमाइंदे होंगे। मतलब मैं आखिर में आपको एक सवाल लेकर भी आता हूँ दिल सरफराज से और आप दोनों से। मैं एक ये जब रूल्स की डिमांड हो रही थी ना, उस वक्त चीफ जस्टिस के पास लामुतनाई इख्तियार थे और उसको रेगुलेट करने के हवाले से ये रूल्स बगैर बने। अब चैलेंजेस जुडिशरी को और हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, हुकूमत और मुक़्तदर हल्के भी चाहते हैं अपना हिस्सा। बाहर इस वक्त जो हालात हैं वो भी इस वक्त ज़ेली अदारा है हुकूमत का, तो इस वक्त मामला कुछ और हो गया है। अब चीफ जस्टिस को आप रेगुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर आप इतना कुछ दे रहे हैं वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर उस वक्त माजी में उमर अता बंदयाल ने कोर्ट पैकिंग की तो वो गलत है, अब हुकूमत जो एक्ट से बना रही है कोर्ट पैकिंग वो भी गलत है। तो ये असल चीज़ है कि इसमें बैलेंस की बड़ी ज़रूरत है। मैं अभी अब आप दोनों के पास वापस आता हूँ। मुझे ज़रा बात करनी है कि जो एक बात चल रही है कि कल जुडिशल पैकेज सुबह टेबल हो रहा है, ज़रा उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अदील, आपको इस खबर क्या और आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस थी आज के इजलास की? सर देखें, ये रूल्स तो तवील अरसा से इंतज़ार हो रहा था, जैसा कि असनाद साहब ने बताया कि इनको मंजूर होना था, और वो मैं तो समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है। गो के जो सवालात मती भाई उठा रहे हैं वो बड़े वैलिड हैं, मगर ये भी चीज़ आप देखें ना कि पहले चीफ़ जस्टिस के पास लामुतनाई इख्तियारात होते थे, वो अपनी मर्ज़ी के जजेस को प्रपोज़ करते थे और फिर वो लोग यहाँ पर आते थे, सीनियरिटी के असूल के ऊपर बात होती थी। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे जजेस की अपॉइंटमेंट के मामला, चाहे वो जस्टिस मुनीब अख्तर की अपॉइंटमेंट हो या दीगर जजेस की अपॉइंटमेंट हो। अभी हाल ही में आपको याद होगा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब पर भी काफ़ी इल्ज़ामात लगे। तो इस लिहाज से मैं तो ये समझता हूँ ये रूल्स बनने बड़े ज़रूरी थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये क्रेडिट भी जाता है, मगर अगेन जो बात असनाद मलिक साहब कर रहे हैं, जब ये रूल्स बनाने की बात हो रही थी उस वक्त के डायनामिक्स और आज के डायनामिक्स में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अब जो रूल्स अगर बन रहे हैं और उनकी मंजूरी हो चुकी है तो इसका फ़ायदा डायरेक्टली जो इस वक्त कोलेशन एक किस्म की हमें नज़र आ रही है हुकूमत की, बार कौंसल्स की और इवन माजरत के साथ जुडिशरी की, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ की जुडिशरी पूरी एज ए होल तो उसमें फिर वो उनको ये फ़ायदा मंद भी उनके लिए हो सकते हैं और उसमें ये जो बारगेनिंग चिप के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। अपनी मर्ज़ी के जजेस साहिबान को जो है वो बनाने का चैम्बर्स की भी बात होती है। ओवरऑल मैं तो इसको इस सेंस में तो पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, मगर दूसरी जानिब ये चीज़ बड़ी अहम है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने तवील अरसा इस मामले को लटका कर रखा। पहले जैसा कि वो बता रहे हैं कि जनवरी में ये ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, चीफ़ जस्टिस ने तकरीबन 3-4 माह इस पर इजलास ही नहीं बुलाया, और उसके बाद जब वज़ीर कानून साहब ने एक बयान दिया, और आज आप ट्विस्ट देखें ना, वज़ीर कानून साहब ने उस रोज़ बयान दिया, उनकी बाईं जानिब उस इजलास में बैठे थे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, और उस वक्त उन्होंने कहा कि हम एक तरमीम ला रहे हैं और उस तरमीम आने तक आप इस इजलास को मौखर कर दें क्योंकि रिडंडेंट हो जाएगा सारा मामला। जैसे याहिया अफरीदी ने कहा कि बिल्कुल बात दुरुस्त कर रहे हैं, तो हमें चाहिए मौखर कर दें। इजलास मौखर हो गया। आज कह रहे हैं वज़ीर कानून साहब तो आए नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि वज़ीर कानून साहब को नहीं ये बात करनी चाहिए थी, और ना ही जुडिशल कमीशन पार्लिमान से पूछ सकता है कि आप कौन सी तरमीम ला रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि फ़र्क तो नज़र आता है ना कि आपने उस रोज़ अपने वज़ीर कानून को जो आपके साथ बैठकर बात कर रहे थे उनसे कोई बात नहीं की। आज जब जजेस साहिबान की जानिब से उस नुक्ते के ऊपर बात की गई तो आपको याद आ गया कि पार्लिमान जो है उससे नहीं पूछा जा सकता जुडिशल कमीशन में। और बदकिस्मती के साथ जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं
उनका जो किरदार है उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो सवालात उठाए थे वो बड़े वैलिड थे। आप उनकी राय से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जो उन्होंने बात की है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। वो कह रहे हैं कि आपने एक बयान दिया कि हम तरमीम ला रहे हैं, उस बयान के ऊपर उन्होंने कहा कि क्या अपडेट, हमें वो अपडेट तो बताएं। आपके वज़ीर कानून भी यहाँ पर नहीं आए, पहले इस सवाल का जवाब लिया जाए, उसके बाद इजलास को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसी एक सवाल, उसी एक आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर इजलास इतना अरसा नहीं हो सका। चीफ़ जस्टिस को चाहिए था कि ये सवाल वो पूछते, मगर उन्होंने नहीं पूछा। उल्टा वो ये जता रहे थे कि चेयर मैं कर रहा हूँ, जैसा कि आप कह रहे हैं, और वो बता रहे थे कि भाई यहाँ पर सरबराह मैं हूँ, जुडिशल कमीशन का प्रोसीडिंग्स मेरे कहने पर चलेंगी। तो इवेंचुअली वो वॉकआउट करके चले गए। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पैगाम मैं तो समझता हूँ ओवरऑल गया है। अच्छा अदिल, मैं आपको वापस बताता हूँ। मती भाई, एक जो चीज़ अब एक खबर आ रही है, आमिर इलियास राना साहब हैं, वो आपको पता है इस हुकूमत के भी बहुत करीब हैं, ताकतवर हल्कों के करीब हैं, सहाफ़ी हैं हमारे। वो कह रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे कौमी असम्बली में टेबल होगा वो आइनी तरमीम जुडिशल पैकेज की, और 4 बजे सेनेट में। अगर कोई ऐसी तरमीम पास हो जाती है कि फॉर एग्जांपल 5 जजेस वाला जो एक चल रहा है कि 5 जजेस का पैनल बना दिया जाएगा, किसी एक को चीफ जस्टिस आप बना सकते हैं, या आप कोई उम्र बढ़ाने का कार्ड खेल दिया जाता है, जजेस की रिटायरमेंट की 65 से 68 कर दी जाती है, क्या फिर ये जो अभी कशीदगी है अदलिया और हुकूमत में, क्या ये फिर लड़ाई में बदल जाएगी, एक नई डायनामिक आ जाएगी, एक नए मरहले में एंटर हो जाएगी? क्या होगा उस सूरत में? देखिए असद, ज़्यादा डिपेंड इस बात पे करता है कि अगर हुकूमत ये आइनी पैकेज कल टेबल कर रही है तो उसकी वजह उनका ये एतमाद होगा कि उनके पास 2/3 अक्सरियत दोनों ऐवानों में मौजूद है। अब असल सवाल जो पूछने वाला है कि ये 2/3 अक्सरियत अगर हुकूमत के पास से आ गई है तो ये कौन से तरीक़ों से उन्होंने ये 2/3 अक्सरियत हासिल की है। अगर तो उन्होंने किसी पार्टी को तोड़े बगैर, किसी पार्टी के मेंबर को तोड़े बगैर और किसी इजाफ़ी या माल गनीमत की मखसूस नशिस्तों में से इलेक्शन कमीशन से कोई मखसूस नशिस्त लिए बगैर 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम करते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए कि पार्लियामेंट के इस अख्तियार को क्वेश्चन किया जाए। बेशक उससे उनकी बदनीयती झलकती है कि वो जस्टिस मंसूर को चीफ़ जस्टिस नहीं बनने देना चाहते। अगर एक दफ़ा ये आइनी तरमीम शफ़ाफ़ तरीके से हो जाती है तो उसके बाद फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जस्टिस मंसूर चीफ़ जस्टिस बन सकते हैं या नहीं। फ़र्क सिर्फ उससे पड़ेगा कि जब ये मालूम होगा कि ये जो 2/3 की अक्सरियत बनाई गई है ये गैर शफ़ाफ़ तरीके से बनाई गई है, और उसके बाद फिर हुकूमत की बदनीयती के ऊपर भी बात हो सकेगी, या पार्लियामेंट की तरफ से ये जो अगर आइनी तरमीम करती जाती है। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे अफराद अहम नहीं हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में जो कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो फिर उसकी सुप्रीमेसी का ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट अपनी सुप्रीमेसी में कोई ऐसी पलूट किसी चीज़ को, नाजायज़ चीज़ को या इल्लीगल चीज़ को के ज़रिए पलूट ना करे अपनी सुप्रीमेसी को, कि लोग सवाल उठाएं कि जिस तरह ये फार्म 47 की हुकूमत बनी है इसी तरह फार्म 47 के बुनियाद पे ही 2/3 अक्सरियत लेके ये आइनी तरमीम की गई है। तो ऐसा सवाल अगर नहीं उठता तो फिर ऑब्वियसली पार्लियामेंट हैज़ एवरी राइट टू चेंज द अमेंडमेंट। अगर उसमें पार्लियामेंट पॉलिटिकली भी कोई फ़ायदा हासिल करना चाहती है या हुकूमत, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली उसको क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। मॉरली तो मैं और आप उस पर सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द पार्लियामेंट जो कि एक सुप्रीम करार दी जाएगी। क्या फिर ये कहा जा सकेगा कि अगर इधर उधर से खींच तांच के वो 2/3 की गई कि इलेक्शन कमीशन से कोई नोटिफिकेशन करवा लिया गया कि जी ये आज़ाद मेंबरान है और ये है वो है रातों रात, तो क्या फिर हम कह सकेंगे कि ये फार्म 47 के ज़रिए फार्म 45 वाले जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया गया और फार्म 47 वाले को चीफ जस्टिस बना दिया गया? क्या हम फिर इस किस्म की फिर तशरीहात करेंगे उस ऐसी आइनी तरमीम की, अगर वो एक जिसे कहते हैं ना वो बदनीति से की हुई और एक गैर कानूनी ज़राए इख्तियार करके हासिल की गई आइनी तरमीम हुई? तो देखें, क्योंकि उसको भी शामिल कर लें, ट्रिब्यूनल्स अभी तक उनके भी होने हैं डिसाइड मामला। देखिए असद, बात यह है कि मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आएगा तो हमारे लिए भी इस आइनी तरमीम पे सवाल उठाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस मखसूस नशस्तों की तफसीली वजूहात में ये तय होगा
कि आया जो 8-5 की अक्सरियत से 13 रुकनी फुल कोर्ट का जो फ़ैसला आया था, जिसमें पीटीआई को बतौर एक सियासी जमात तस्लीम करते हुए उसे मखसूस नशस्तें देने का ऐलान किया गया था, तो आया वो आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह थी या कि इलेक्शन एक्ट की तशरीह थी? अगर तो तफसीली वजूहात में ये वाज़े कर दिया जाता है कि आइन का आर्टिकल 51 के तहत जो मखसूस नशस्तें हैं उनका इत्तलाक़ जो है वो तहरीक इंसाफ पर भी होता है, और महज इंतखाबी निशान छिन जाने से किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से नहीं रोका जा सकता अपनी झंडे के साथ, अपनी शनाख्त के साथ। अगर तो ये आइन की तशरीह तफसीली वजूहात में आ जाती है तो फिर उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई के एमएनएस को आज़ाद करार दे के हुकूमत की 2/3 अक्सरियत पूरी करता है, तो फिर ऑब्वियसली वो जो आइनी तरमीम होगी वो आइन के आर्टिकल 51 से भी मतज़ाद होगी और उसका टकराव होगा। कोई भी आइनी तरमीम अगर दूसरी आइनी शिक्स से टकराव करती है तो फिर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा ले सकती है। तो तफसीली फ़ैसले का आना बहुत ज़रूरी है। अब अगर तफसीली फ़ैसला नहीं आता और पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 51 में भी कोई तरमीम नहीं कर देती वाज़े तौर पे, तो फिर जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आएगा उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगा इस बात का तयन करना। मगर एक बात तय है कि अगर जैसा मैंने पहले कहा कि ये 2/3 अक्सरियत बग़ैर किसी पोल्यूशन के और बग़ैर किसी डिफेक्टिव 2/3 अक्सरियत के जो है ये आइनी तरमीम हो जाती है, तो फिर इसको क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। चाहे हम उस आइनी तरमीम को पसंद करें या ना करें, हमें इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट ने अपनी बालादस्ती को इस्टेब्लिश किया है और उसने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया है। उससे फिर हमारे लिए ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस बनते हैं या नहीं, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनकी मुद्दत मुलाज़मे में तोसी होती है। यानी इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कह सकते, ये एक अनप्लेजेंट अमेंडमेंट तो ज़रूर होगी, लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा हसनात मलिक साहब, जो मती भाई एक जो इसमें एक चीज़ कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर तफसीली फ़ैसला जब तक नहीं आता हम नहीं ये क्लैरिटी से कह सकते कि वो जो आइनी तरमीम होने जा रही है या एक्ट के तहत अगर वो लोगों को उठा के जो एक्ट में तरमीम की गई उन आज़ाद लोगों को इस्तेमाल किया जाता है इस आइनी तरमीम में, और यहाँ पर मामला आर्टिकल की तशरीह का है या एक्ट की तशरीह का है जो तफसीली फ़ैसले में सामने आएगा, तो यहाँ पर अगर एक आइनी तरमीम हो जाती है पार्लियामान में और वो बाद में जो फ़ैसला आता है वो फ़ैसले से मुतसादिम होती है, तो मामला तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा उसको अनडू करने का या उसको कंटिन्यू करने का, लेकिन एक मेस तो क्रिएट हो जाएगा, तो उसका फिर हल कौन देगा? देखिए ये जो आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, अव्वल तो नंबर मेरे ख्याल में तो नहीं पूरे। बाकी अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 5-6 बंदे मिला लें एमएनए, फिर सेनेटर कहाँ से मिलाएंगे, वो भी कोई पीटीआई के मिलाने पड़ेंगे। 63A में वोट काउंट नहीं होता, फिर कैसे ये नंबर पूरे होंगे? मेरा ख्याल है कि वो नंबर अभी नहीं पूरे, टेबल हो भी जाए तो उसको लंबा करेंगे, नंबर फिर पूरे होंगे, जजमेंट का वेट किया जा सकता है। नंबर अगर पूरे इस तरीके से हों, अगर एक जो है वो 63A की जजमेंट की वायलेशन में अगर नंबर पूरे होते हैं तो वो उसको चैलेंज हो जाएगा और वो आइनी तरमीम स्ट्राइक डाउन हो सकती है कि अगर आप पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करके या जो भी करेंगे तो वो 63A में वोट ही उनका काउंट नहीं होता, तो कैसे आप कर सकते हैं। और कई ग्राउंड हैं, जिस तरह ये 12 जुलाई की जजमेंट है, फिर ये है कि आप जुडिशरी को पूरे कंट्रोल करने के लिए मतलब है अपने अगर इस तरीके से करने जा रहे हों, मेरा नहीं ख्याल कि बाहर से एक्सटर्नल किसी इंस्टीट्यूशन ने, इंटरनली तो बाजी में चीफ जस्टिस साहबान ने कोर्ट पैकिंग के इल्ज़ाम लगते रहे कि चीफ जस्टिस साहबान, लेकिन पार्लियामेंट का तो नाम अब सबको पता है कि ये जिस तरह चीज़ें चल रही हैं कि इसके पीछे सारे मुरक़ात डिफेक्टो कौन चीज़ें चल रही, चले पार्लियामेंट ही अगर कर ले, तो अगर एक हुकूमत या उनका ये प्लान है कि हमने जुडिशरी को कंट्रोल करना है और जुडिशरी में इस किस्म की अमेंडमेंट लानी है, तो उसको देखा जाएगा कि क्या ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट कर रही हैं या नहीं। अगर सपोज यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से कोई नया कानून आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जी रोटेशन है, वजह उसके पीछे देखी जाएगी 6 जजेस ने ख़त लिखा था, उस वजह से ये 6 जजेस को अपना ठिकाना लगाना है या इनको साइड पे किसी को भेजना है,
वो चीज़ें भी तो देखी जाएंगी ना। सुप्रीम कोर्ट में अगर जैसे मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई की जजमेंट दी, उस वजह से जैसे मुनीब और उनको आप इग्नोर कर रहे हैं और फिर आप ला रहे हैं उस जज को जो जिसकी ओपिनियन ये थी कि जी आइनी तौर पे ये फैसला ठीक है या नहीं है। तो ये जो पार्लियामेंट की कहते हैं कि जी मेलाफाइडी एट्रीब्यूट नहीं होती, लेकिन हुकूमत की तो होती है ना। पार्लियामेंट में और भी है मामला और ये सारी चीज़ें देखनी है। मेरा ख्याल है कि इसको चैलेंज होगा, फिर देखते हैं कि जजेस किस तरह मामला। हमारे माजी में तो अदलिया ने इतना ज़्यादा रूम नहीं दिया। और ये याद रखें कि ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है, ये किसी और निज़ाम की सुप्रीमेसी है जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है। पार्लियामेंट तो पहले जो जिस तरीके से, और वजह यह है कि निज़ाम को बचाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, तो अदलिया को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये अमेंडमेंट होगी तो ये सस्टेनेबल नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हैं, पूरी दुनिया के भी देखे जाएंगे कि क्या वहाँ जो आइनी तरमीम स्ट्राइक डाउन हुई हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे किया है वो क्या है, या फिर ये है कि पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो अदलिया ख़त्म कर दे, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दे। क्या पार्लियामेंट ये कर सकता है? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। फंडामेंटल राइट ख़त्म कर सकता है पार्लियामेंट? ये कहे कि जी हम इस पार्लियामेंट को इख्तियार को 10 साल बढ़ा रहे हैं, इसका टेन्योर 10 साल बढ़ा रहे हैं, क्या पार्लियामेंट के पास इख्तियार है ये चीज़ें करने? ये चीज़ें फिर अदलिया को देखनी है और उसको फिर वो आइन के मुताबिक जो दूसरी प्रोविज़न है क्या उनके साथ मुताबिकत है या वायलेटिव है। और रावलपिंडी बार का जो फैसला है जो 8 जजेस का, इस वक्त मेजॉरिटी जजमेंट वही है, उसको देखा जाएगा। देखें अदलिया ने अपनी दिफा का यानी ये आइन का दिफा है, अदलिया का दिफा भी नहीं है, तो आइन के दिफा के लिए अदलिया मेरा ख्याल है कि वो स्टैंड लेगी। देखें असद, मेरे ख्याल में जो अदलिया है वो आइन का दिफा आइन की तशरीह करके करती है, ठीक है। अपनी नौकरियां बचाने के लिए नहीं करती, ना ही अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए या असर को बढ़ाने के लिए। आइन की जो शिकें हैं उन शिकों की तशरीह करके अदलिया अपना दिफा कर सकती है या आइन का दिफा कर सकती है। जहाँ तक ये बात है कि अदलिया अगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी नहीं कर सकती पार्लियामेंट, इसमें कोई शक नहीं है कि अदलिया को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मगर हमें तमाम मसाइल का हल जो है ना सुप्रीम कोर्ट में तलाश नहीं करना चाहिए। हमें पूरी सोसाइटी को मुतहर्रिक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट को माजी में कर्नल और मेजर चलाते रहे हैं और अभी भी इल्ज़ामात लगते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर खुफिया इदारे जो हैं वो मुतहर्रिक होते हैं। और माजी में ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कहते रहे हैं कि वो एजेंसियों की मदद से कानून साजियाँ करवाते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बात यह है कि फिर ये तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट कैसे टेकअप कर सकती है ये देखने के लिए कि पार्लियामेंट को कौन सी क़ुव्वतें कंट्रोल कर रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसी पटिशन हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसा एविडेंस लाया जाए कि जिससे ये साबित हो। तो ये काम वकीलों का नहीं है, ये काम जजों का नहीं है, ये काम हमारे सहाफ़ियों का है, ये काम हमारी सोसाइटी का, सियासतदानों का, सियासी जमातों का है कि वो सारे मुकदमात जो हैं वो अदालतों में न लड़ें, वो सड़कों पे भी लड़ें, वो थोड़ा सा सोसाइटी को भी एक्टिवेट करें। क्योंकि सारी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती या आइन का दफ़ा करना सिर्फ 15-16 जजों का काम नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का काम है, उनकी सियासी जमातों और सियासी नुमाइंदों का काम है। और जब तक सियासी जमातें और सियासी नुमाइंदे अपने आइन के दिफा के लिए मुतहर्रिक नहीं होंगे, सड़कों पर नहीं निकलेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक सिर्फ इन जजों से ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो पार्लियामेंट के हर मंजूर शुदा आइनी तरमीम या कानून को सिर्फ इसलिए स्ट्राइक डाउन कर दें कि किसी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि पार्लियामेंट जो है वो गैर जमहूरी क़ुव्वतों के कंट्रोल में है। ऐसा मुमकिन नहीं है। सोसाइटीज़ और जो लोग हैं और जो अदारे हैं वो एक कश्ती के सवार हैं, वो इकट्ठे तैरते भी हैं और इकट्ठे डूबते भी हैं। ये नहीं हो सकता कि कश्ती को बचाने का काम सिर्फ मल्लाह करे। जब तक उस कश्ती के सवार लोग अपनी अपनी जगहों पे वज़न को बराबर करके नहीं बैठेंगे, सिर्फ एक मल्लाह जो है वो कश्ती को नहीं बचा सकता। और ये जजेस के ऊपर ये सारा बोझ डाल देना कि वो हर पार्लियामेंट की मंजूर शुदा आइनी तरमीम का जायज़ा लें और ये देखें कि वो उस आइनी तरमीम के पीछे नीयत क्या है और गैर आइनी क़ुव्वतें कौन सी मुतहर्रिक हैं, मेरे ख़्याल में दिस इज़ आस्किंग फॉर टू मच फ्राम फ्यू पीपल। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे पार्लियामेंट कहती है कि हम बालादस्त हैं, 25 करोड़ आवाम जो हैं, सिविल सोसाइटी जो है, जो मीडिया है, उसका ये काम है कि पार्लियामेंट को बेनकाब करें, एक्सपोज करें। और जब तक ये सारे लोग अपने किरदार अदा नहीं करेंगे, सिर्फ अदालती फ़ैसलों के ज़रिए जो है ना वो आइन का दफ़ा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया मतुल्लाह जान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की
ये सिर्फ हम जजों के ज़रिए ये लड़ाई नहीं लड़नी होगी। बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान में तमाम सियासी अखाड़ा इस सुप्रीम कोर्ट में आके आखिर में लग जाता है। ये अवाम को भी तो अपना किरदार अदा करना होगा। ये जो आईन पाकिस्तान है ये रियासत और 25 करोड़ अवाम के दरमियान मुआहदे की दस्तावेज़ है। अगर वो जो अपना रियासत के साथ मुआहदा है अवाम खुद उसका दिफा नहीं करना चाहते, तो हम क्या उन इदारों से जो हमारे टैक्स से चलते हैं हम कहें कि आप ही हर वक्त हमारे इस आइन का दिफा करते रहें? ये अवाम को खुद भी अपने इस हक़ का दिफा करना होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।